बच्चों, कैसे हो आप सभी। वेलकम है मेरे YouTube चैनल पर जिसका नेम है केमिस्ट्री क्लासेस बाय पूजा यादव। और इस लेक्चर के अंदर बच्चों हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारी थर्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो हमने दो डिस्कस कर लिया उससे पहले, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर फर्स्ट हमने ये देखी थी, और सेकेंड हमने देखा था एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम स्टार्ट कर रहे हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो बच्चों सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, एक ऐसा टेम्परेचर जिसके ऊपर जो लिक्विड है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, सॉलिड के अंदर, उसको आप क्या बोलते हो, फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, और हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं तो वो अभी आपको देखना है। तो फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो क्या है, एक टेम्परेचर है। और कैसा टेम्परेचर, जिसके ऊपर क्या होता है, जो वेपर प्रेशर है किसी भी लिक्विड स्टेट के अंदर है कोई भी, ठीक है, आपके पास जो भी सब्सटेंस है वो, उसके जो वेपर प्रेशर है किसके इक्वल हो जाए, वेपर प्रेशर ऑफ द सॉलिड। ठीक है, इसका मतलब आपके बॉइलिंग पॉइंट के पास क्या था, 1 एटमॉस्फेयर के बराबर हो जाए लिक्विड स्टेट का, तो वो बॉइलिंग रहता है। लेकिन अगर लिक्विड स्टेट का वेपर प्रेशर किसके इक्वल हो जाता है, सॉलिड के वेपर प्रेशर के, दैट मीन्स वो क्या होगा, आपका फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, इट्स अ टेम्परेचर दैट विच vapor pressure of liquid equal to vapor pressure of solid। ठीक है, बस इतना सा डिफरेंस है, यहाँ सॉलिड आया है, वहां पर क्या आया था, एटमॉस्फेयर प्रेशर आया था बॉइलिंग पॉइंट में। ठीक है, तो ये है फ्रीजिंग पॉइंट। अब आप ये कहोगे सॉलिड के तो वेपर प्रेशर होते ही नहीं, होते हैं ना, आपने सॉलिड देखे नहीं है कि जो डायरेक्ट सॉलिड फॉर्म से किस में चेंज हो जाते हैं, गैस के अंदर, जैसे कि कैम्फर की बात करें, नैफ्थलीन की बात करें, ये क्या होते हैं, सब्लिमाइज हो जाते हैं ना वैसे। ठीक है, तो ये था फ्रीजिंग पॉइंट, ये तो आपको पता चल गया। इसी टेम्परेचर को आप क्या बोलोगे, फ्रीजिंग पॉइंट। बट फ्रीजिंग पॉइंट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, वो हम निकालेंगे और इसको हम किससे डिनोट करते हैं वो भी बताने वाले। ठीक है, तो आपको क्या करना है, फिर से ग्राफ किया हमने, यहाँ पर क्या लिया हमने, टेम्परेचर लिया है, और यहाँ हमने क्या लिया है, वेपर प्रेशर्स लिया। ठीक है, आप देखो बच्चों, हमने कहा था वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड के इक्वल होगा, इसका मतलब जो हमारी आइडियल ग्राफ या आइडियल जो लाइन होगी वो हमारी क्या होगी, सॉलिड के वेपर प्रेशर की। अब देखो हमने सपोज कर लिया कहीं भी कि यहाँ पर क्या है, ये है सॉलिड। ठीक है, ये सॉलिड है। अब हमें क्या करना है, टेम्परेचर कम करना है, क्योंकि फ्रीज आउट कर रहे हैं ना, फ्रीज आउट करने के लिए क्या करना चाहिए, टेम्परेचर कम। तो हम टेम्परेचर कम करते जाएंगे, और आपको पता है वेपर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं टेम्परेचर के। अगर टेम्परेचर कम करोगे तो वेपर प्रेशर भी कम होगा। तो क्या होता है, वेपर प्रेशर कम होता चला जाता है, एकदम से डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो ये लाइन जो है वो किसकी है, सॉलिड की है। अब आपको किसकी बात करनी है, अब आपको बात करनी है लिक्विड स्टेट की बात करनी है। तो हम पहले क्या करेंगे, प्योर सॉल्वेंट लेंगे, फिर हम क्या लेंगे, सॉल्यूशन, क्योंकि सॉल्वेंट के अंदर सॉल्यूट ऐड करेंगे, फिर हमारा क्या बनेगा, सॉल्यूशन बनेगा। तो किस किस की बात करने वाले हैं, पहले हम देखेंगे वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट। तो ये हमारा है प्योर सॉल्वेंट। ठीक है, ये मान लिया हमने। अब देखो यहाँ भी आपको क्या करना है, टेम्परेचर को डिक्रीज करना है। टेम्परेचर डिक्रीज करोगे वेपर प्रेशर भी डिक्रीज होगे, तो वेपर प्रेशर डिक्रीज होते होते और एक पॉइंट ऐसा आएगा कि ये इस लाइन को कट करेगा। इसका मतलब ये क्या आ गया है, फ्रीजिंग टेम्परेचर आ गया है। फ्रीजिंग टेम्परेचर किसके लिए आया है, TF से डिनोट करेंगे। अब देखो प्योर सॉल्वेंट के लिए आया तो हम इसको TF नॉट लिखेंगे। क्लियर है। नेक्स्ट देखो, अब आपको पता है प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज्यादा होता है, और ये हमने मान लिया ये किसका है, सॉल्यूशन का है। तो ये वेपर प्रेशर सॉल्यूशन के लिए देखेंगे, तो टेम्परेचर डिक्रीज करोगे, इसका भी क्या होगा, डिक्रीज होगा, और इसके पास भी एक पॉइंट ऐसा आएगा
जहां पर क्या कर रहा है, जो वेपर प्रेशर है वो किसके इक्वल हो रहा है, सॉलिड के वेपर प्रेशर के, सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर सॉलिड के वेपर प्रेशर के इक्वल हो रहा है। यही तो डेफिनेशन है। दैट मीन्स ये हमारा फ्रीजिंग टेम्परेचर है, किसके लिए, सॉल्यूशन के लिए। तो आप क्या लिखोगे, TF। बस फ्रीजिंग देख रहे हैं हम तो F लगा रहे हैं, बॉइलिंग देखोगे तो B लगाओगे। ठीक है, बस इतना सा फर्क होता है। वहां पर हम 1 एटमॉस्फेयर की लाइन ड्रॉ करते हैं और उसमें फिर हम प्योर सॉल्वेंट और सॉल्यूशन का देखते हैं वेपर प्रेशर कब इक्वल होगा एटमॉस्फेयर के। इसमें आपको क्या देखना है, सॉलिड वाली लाइन ड्रॉ करनी है और उसमें आपको कटिंग लाइन देखनी है कि प्योर सॉल्वेंट कब इसके इक्वल हो रहा है। कटिंग लाइन का मतलब है ये दोनों इक्वल हो गए इस पॉइंट पे। ठीक है, वेपर प्रेशर ऑफ द सॉलिड एंड वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट सेम एज इट इज वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड एंड वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो देखो बच्चों, यहाँ पर हमने एक चीज देखी, ये TF कम आ रहा है, TF नॉट ज्यादा आ रहा है ना, और इनके बीच का जो डिफरेंस होता है ये वाला, सेम जैसे बॉइलिंग में था वैसे डेल्टा TF से डिनोट करेंगे। एंड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को भी हम किससे डिनोट करते हैं, डेल्टा TF से। इसीलिए मैं इसको बाद में लिखती हूँ, पहले नहीं लिखती। ठीक है, ताकि आपको समझ में आए। तो डेल्टा TF क्या है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट अलग है, फ्रीजिंग पॉइंट ये है TF एंड TF नॉट, लेकिन डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, डेल्टा TF। ठीक है, तो अब आपको डेल्टा TF निकालना है, तो क्या निकालोगे, डेल्टा TF इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखो ज्यादा वैल्यू किसकी है, TF नॉट की, तो आप क्या लिखोगे, TF नॉट माइनस TF। बस इतना फर्क होता है कि जो प्योर सॉल्वेंट होता है उसका फ्रीजिंग पॉइंट हमेशा ज्यादा होता है, बट बॉइलिंग पॉइंट हमेशा उसका कम होता है। ठीक है, यहाँ पर है आपका सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, कम है, और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपका डेल्टा TF आ गया। आप देखो, ये जो सॉल्यूशन का डिक्रीज हुआ फ्रीजिंग पॉइंट किसकी वजह से हुआ है, सॉल्यूट की वजह से। तो हम ये कह सकते हैं डेल्टा TF इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट। बच्चों अब वही टर्म करना है और कुछ नहीं करना। और आपको पता है सॉल्यूट की कंसेंट्रेशन, दैट मीन सॉल्यूट को आपने क्या किया, सॉल्वेंट के अंदर, इसके अंदर डिसॉल्व किया, तभी तो सॉल्यूशन बना। तो हम यहाँ पर ये लिख सकते हैं डेल्टा TF इंटू मोलैलिटी, सॉरी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलैलिटी, है ना, सेम टर्म आएगी बच्चों, ज्यादा वो नहीं है, टफ नहीं है ये। आप क्या करोगे, आप प्रोपोर्शनल का साइन हटाओगे तो इक्वल यहाँ पर एक कांस्टेंट आएगा KF इंटू मोलैलिटी। ये हमारा फॉर्मूला आ गया। KF क्या है, मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट। ठीक है, KB क्या था, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, बस यही था। तो KF इज द मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट। ठीक है, अब देखो यहां पर जो M है दैट मीन्स मोलैलिटी, वो भी हमें पता है क्या होती है, तो हम वैल्यूज पुट कर दें। डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू WB डिवाइडेड बाय MB इंटू WA, और यहाँ ऊपर क्या आएगा 1000, अगर ये किसमें है, ग्राम के अंदर। तो एक फॉर्मूला हमारे पास ये आ गया। हमने सिर्फ मोलैलिटी का फॉर्मूला यहाँ पर लिखा है, वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूट इनटू मास ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, और इनटू 1000 आपको करना ही है। तो आपको एक ये फॉर्मूला यूज करना है, ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, कब, जब आप न्यूमेरिकल करोगे तब। ठीक है, तो न्यूमेरिकल मैं आपको कराने वाली हूँ, ये कंप्लीट हो गया है, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ और टर्म्स भी बताना चाहती हूँ। देखो आपने क्या किया था, बॉइलिंग पॉइंट देखा था ना, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, तो उसमें क्या था, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में जो डेल्टा TB था वो क्या था, TB माइनस TB नॉट। उसमें क्या था, ये जो चीज थी दैट मीन्स प्योर सॉल्वेंट के लिए जो बॉइलिंग पॉइंट या बॉइलिंग टेम्परेचर था वो क्या आता है, कम, लेकिन फ्रीजिंग में क्या आता है, प्योर के ज्यादा आता है टेम्परेचर। ठीक है, एक तो आपको ये डिफरेंस ध्यान में रखना है। क्लियर है, सेम एज इट इज इसका देख सकते हैं कि जो सॉल्यूशन होता है उसका क्या होता है, बॉइलिंग टेम्परेचर ज्यादा होता है, बट फ्रीजिंग टेम्परेचर क्या होता है, कम होता है। फर्स्ट पॉइंट हो गया।
सेकेंड डिफरेंस क्या होता है, देखो ये यहाँ पर आ रहा है के एफ आ रहा है ना, और यहाँ क्या आया था डेल्टा टी बी इक्वल टू के बी इंटू मोललिटी। तो यहाँ पर ये क्या आया था, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, और ये क्या होता है मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट। तो इनकी वैल्यू सेम नहीं होती, वैल्यू तो अलग अलग रहेगी। अगर हम वाटर की बात करें तो उसका जो के एफ है वो क्या रहेगा, अलग रहेगा, और के बी क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। ठीक है, अब इसमें अलग रहेगा, ज्यादा नहीं, ज्यादा कम का भी मैं आपको बताने वाली हूँ। अगर सिमिलरिटी देखें तो बस एक ये है, मोललिटी भी यहाँ है और मोललिटी भी यहाँ है। ठीक है, तो अब ये आपको पता होना चाहिए, जैसे अगर हम वाटर की बात करें, वाटर की अगर हम बात करें या किसी भी सॉल्वेंट की बात करें, तो देखो मोलल हमारे पास कांस्टेंट 2 आ रहे हैं। मोलल कांस्टेंट 2 मतलब एक आपके पास मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट आ रहा है और एक आपके पास मोलल एलिवेशन कांस्टेंट आ रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जो केएफ की वैल्यू होती है वो ग्रेटर होती है केबी से। हमेशा केएफ की वैल्यू ज्यादा होगी केबी के कंपेयर में। अब ऐसा क्यों है, उसका क्या रीजन है, वो आपको पता होना चाहिए। तो एक्चुअल में चाहे हम केएफ की बात करें चाहे हम केबी की बात करें, ठीक है, केबी की बात करें, ये क्या होता है 1/LB। ये है क्या LF LB, आप ये कहोगे। तो बच्चों देखो KF और KB दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, दिस इज द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और ये है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ठीक है, ये है फ्यूजन और ये है वेपराइजेशन। V का मतलब और L का मतलब है लेटेंट हीट। अब आपको पता है कि लेटेंट हीट क्या होती है, लेटेंट हीट वो होती है अगर आप किसी भी सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी वो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होगी, और अगर किसी भी लिक्विड को वेपर्स में कन्वर्ट करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी वो क्या होगी, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन होगी। ये तो आपको पता है। तो देखो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन की अगर हम बात करें तो क्या होता है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन इज ग्रेटर देन लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, जिसकी वजह से क्या होगा, देखो अब ये ज्यादा है, ये ज्यादा होगा तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, इसीलिए केबी क्या हो जाता है कम और केएफ क्या हो जाता है ज्यादा। तो ये टर्म भी आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, इंपॉर्टेंट थी, मैंने करा दी। तो बच्चों ये वाला पॉइंट हमारा हो गया है कंप्लीट, और अब इसके बेस पर जो न्यूमेरिकल्स है वो मैं आपको कराने वाली हूँ। तो जल्दी से हम देख लेते हैं न्यूमेरिकल। तो बच्चों मैंने यहाँ पर एक न्यूमेरिकल लिखा है। अब देखो सिंपल्स तो आप सब लोग कर सकते हो क्योंकि आपको पता है मैंने आपको बॉइलिंग पॉइंट के लिए भी कराया है। उनमें क्या होता है जो वैल्यूज दी हुई है वो डायरेक्ट फॉर्मूले में पुट करनी है, लेकिन अगर कोई भी इन केस ऐसा आ गया कि आपको डायरेक्ट वैल्यू ना दी हुई है, थोड़ा सा घुमा के क्वेश्चन दिया हुआ है, तो आप कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए मैंने थोड़ा सा चेंजमेंट करके क्वेश्चन दिया है। ठीक है, तो देखो बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन है एडिशन ऑफ 0.643 ग्राम ऑफ कंपाउंड टू 50 ml ऑफ बेंजीन, और उसकी डेंसिटी दी हुई है बेंजीन की यहाँ पर, लोअर द फ्रीजिंग पॉइंट फ्रॉम 5.51 डिग्री सेल्सियस टू 5.03 डिग्री सेल्सियस इफ KF फॉर बेंजीन इज 5.12 kg मोल इनवर्स, कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ कंपाउंड। यह आपको कैलकुलेट करना है क्या, मोलर मास किसका, कंपाउंड का, दैट मीन्स सॉल्यूट का। ठीक है, अब देखो मैंने यहाँ पर जो भी वैल्यू दी है उसको समझना है, लेकिन उससे पहले मैं एक चीज और कराने वाली, वो क्या, देखो यहाँ पर जो KF है इसकी यूनिट क्या आई है, kg मोल इनवर्स, या कभी कभी K मोल इनवर्स भी आती है। तो ये आती कैसे है तो वो भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो उससे पहले मैं एक बार ये बता देती हूँ, आपको नोट करना है यूनिट ऑफ KF एंड KB। अब देखो बच्चों यहाँ पर जो डेल्टा TF होती है, डेल्टा TF इज इक्वल टू क्या था, KF इंटू मोललिटी, और अगर डेल्टा TB इज इक्वल टू देखें तो वो क्या था, KB इंटू मोललिटी। तो चाहे KF हो चाहे KB हो, दोनों का फॉर्मूला सेम आएगा। देखो क्या आया यहाँ पर, KF इज इक्वल टू क्या आएगा, डेल्टा TF डिवाइडेड बाय मोललिटी, और KB क्या आएगा, डेल्टा TB डिवाइडेड बाय मोललिटी। ठीक है, तो दोनों की यूनिट भी सेम आएगी।
अब देखो डेल्टा टीएफ मतलब ये क्या हो सकता है, डिग्री सेल्सियस में भी हो सकता है और केल्विन में भी हो सकता है। तो हम ज्यादातर केल्विन लेते हैं, तो केल्विन ये जो के है ना, दिस वन इज केल्विन, केल्विन। और जो मोलैलिटी होती है उसको हम मोलल भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब हम ऐसे लिख दें इसको कि एम इनवर्स, तो आपको यहाँ पर केल्विन मोलल इनवर्स भी दिखेगा, ठीक है। और कैसे लिख सकते हैं, आपको पता है मोलैलिटी की एक और यूनिट होती है जो हमने याद की है, क्या, मोल्स पर केजी किया हुआ है ना। तो देखो मोल्स पर केजी, अगर आप इसकी जगह क्या लिखते हो, ऐसे लिख देते हो केल्विन डिवाइडेड बाय मोल पर केजी, नीचे केजी है तो केजी ऊपर चला जाएगा ना, और केजी ऊपर जाएगा तो क्या आएगी, केल्विन केजी मोल इनवर्स, ठीक है। ये यहाँ पर मोल ऊपर, केजी तो जाना ही जाना क्योंकि ये इसके भी नीचे है, यहाँ ऊपर चला जाएगा तो केजी मोल इनवर्स। तो यहाँ पर देखो ये वाली तो यूनिट दी हुई है, और अगर इसकी भी बात करें तो इसकी भी यूनिट क्या आएगी, सेम ही आएगी, क्योंकि दोनों का सेम ही तो है। टेम्परेचर की टर्म है, केल्विन में आना है, या मोलैलिटी है तो आप मोलर लिख सकते हो या मोल पर केजी लिख सकते हो, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना होगा कि कहाँ से यूनिट आई। अगर क्वेश्चन में पूछा जाता है कि केएफ कैलकुलेट करना है या केबी कैलकुलेट करना है और इसकी वैल्यू दी नहीं है, कैलकुलेट करना पूछा है, तो यूनिट अगर आपको याद है तो आपको यूनिट भी पीछे मेंशन करके आनी है, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। चलो तो ये हो गया है। अब अभी हम न्यूमेरिकल देख लेते हैं जल्दी से। तो हम क्या करने वाले हैं, इसमें जो भी वैल्यूज हैं हम यहाँ पर देखने वाले हैं क्या क्या है, बस, और कुछ नहीं ज्यादा। देखो एडिशन ऑफ 0.643 ग्राम ऑफ कंपाउंड, इसका मतलब जो हमारे पास मास है किसका, सॉल्यूट का, WB वो दिया हुआ है 0. या वेट हम बोल सकते हैं 0.643 ग्राम, ठीक है। अच्छा और क्या दिया हुआ है, देखो बच्चों यहाँ पर वॉल्यूम दी हुई है, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट VA कितना दिया हुआ है 50 ml, और डेंसिटी दी हुई है हमें किसकी, सॉल्वेंट की, वो क्या दी हुई है 0.879, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पर वेट नहीं दिया हुआ तो हम वेट तो निकाल सकते हैं, हमें पता है कि कैसे निकालना है, पता है ना सभी को, निकाल लो सारे जल्दी से। अब देखो यहाँ पर नेक्स्ट अगर हम देखें फ्रीजिंग पॉइंट लोअर, दैट मीन्स हमारे पास जो TF है वो कितना है 5.03 डिग्री सेल्सियस, एंड TF नोट कितना है 5.51 डिग्री सेल्सियस। या फिर डायरेक्ट आप कर सकते हो डेल्टा TF इज इक्वल टू हाइयर वैल्यू जो भी आपको दिखे उसमें से माइनस कर दो 5.03, तो आपके पास लोअर वैल्यू को माइनस जैसे ही करोगे तो आंसर क्या आएगा इसका 0.48 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। चलो ये हो गया। अब यहाँ पर क्या होगा आप सभी को पता है, निकाल लो, मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ यहाँ पर क्या आएगा 43.95 ग्राम, ठीक है। जैसे ही आप निकालोगे इस वैल्यू से आप ये वैल्यू निकाल सकते हो, सभी को पता है, ठीक है। अब देखो जल्दी से हम फॉर्मूला देखते हैं। फॉर्मूले में डेल्टा TF दिया हुआ है, मास पूछा है। अच्छा यहाँ पर KF और KB की वैल्यू देखो, KB तो है ही, KF ही देखना है, फ्रीजिंग है तो KF फॉर बेंजीन दिया हुआ है ना 5.12, ठीक है। तो KF इज इक्वल टू 5.12 केल्विन केजी मोल इनवर्स, क्लियर है। अब आपको क्या करना है, वैल्यू पुट करनी है। फॉर्मूला हमारे पास है डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू WB डिवाइडेड बाय MB इंटू WA, और ऊपर 1000, क्यों, क्योंकि यहाँ पर ग्राम में है मास, ठीक है। अब वैल्यूज पुट करना है तो डेल्टा TF इज इक्वल टू 5.12 इंटू 0.643 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय, आपको करना है MB निकालना है इंटू 43.95। तो डेल्टा TF की वैल्यू यहीं पर पुट कर दें हम, ठीक है। वो कितनी आई थी हमारी 0.48। तो हमें निकालना है MB, निकाल लो क्या आएगा 5.12 इंटू 0.643 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 0.48 इंटू 43.95, ठीक है।
अब इसका सॉल्यूशन आप खुद करोगे और मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर आंसर बताओगे कि मास कितना आया। क्लियर है? किसका? सॉल्यूट का, जो हमने कंपाउंड लिया था वो। तो मेरे अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन हो गया है कंप्लीट। और एक बात बेटा ये है कि अगर किसी को नहीं आए कि डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई करना है, तो फॉर्मूला याद होना चाहिए कि डेंसिटी का क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम, है ना। हमें क्या चाहिए, ये गिवन मास चाहिए, W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो डिवाइड करना है या मल्टीप्लाई करना है वो आप इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखोगे, ठीक है। ऐसे ही नहीं कि हमने इसमें डिवाइड करके और आंसर निकाल लिया। तो यहाँ से अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो आपका आंसर आ जाएगा। जिस बच्चे को ये चीज नहीं आई कि मैम ने कैसे लिख दिया, वो मैंने अभी बता भी दिया, ठीक है। तो ये हो गया है। नेक्स्ट देखते हैं अभी हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, मैं बोलते जा रही हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। अगर लिखा हुआ समझ नहीं आए तो इथाइलिन ग्लाइकोल है आपके पास, इसका मॉलिक्यूलर मास ब्रैकेट में दिया हुआ है, नहीं दिया होता तो आपको कैलकुलेट करना होता है। इज अ कॉमन ऑटोमोबाइल एंटी फ्रीजिंग। एंटी फ्रीजिंग एक एजेंट है ये। एंटी फ्रीज, एंटी मोबाइल एंटी फ्रीज लिखा हुआ है, मतलब सॉरी ऑटोमोबाइल। आपको पता है जितने भी कार्स होते हैं या फिर जो बाइक्स होती हैं उनमें जो भी ये पेट्रोल भरा हुआ होता है, तो उसको जमने से, अगर विंटर की हम बात करें तो जमने से रोकने के लिए, या फिर समर की बात करें तो ये तो ज्यादा हीटअप होके बॉयल हो जाएगा ज्यादा, तो जिससे आग भी लग सकती है गाड़ी के अंदर। तो इसको क्या करते हैं, कूल डाउन, टेम्परेचर को मेंटेन करने का काम करते हैं, ठीक है। तो ये इथाइलिन ग्लाइकोल जो है वो एंटी मोबाइल ऑटोमोबाइल एंटी फ्रीज होता है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, ये यूज में लिया जाता है। कैलकुलेट द फ्रीजिंग point of solution containing 12.4 ग्राम of this substance in 100 ग्राम of water, ठीक है। ये वाला जो सब्सटेंस है वो क्या कर रहे हैं, 100 ग्राम वाटर के अंदर ले रहे हैं, ठीक है। वुड इट बी एडवाइजेबल टू कीप दिस सब्सटेंस इन कार रेडिएटर ड्यूरिंग समर। क्या हम समर के टाइम में भी कार रेडिएटर में हम इस सब्सटेंस को यूज कर सकते हैं या नहीं कर सकते, वो भी हमें देखना है, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, ये चीज तो बाद में निकालोगे, सबसे पहले हमें क्या देखना है, डेल्टा TF निकालना है। लेकिन देखो डेल्टा TF यहाँ पूछा किसका है, आपको ये भी देखना है सॉल्यूशन का, ठीक है। तो वो निकालना है हमें। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हमें पता है कि हमें जो भी चीज दी हुई है हम पहले लिख लेते हैं, हमें दिक्कत नहीं होगी। 12.4 ग्राम इथाइलिन ग्लाइकोल, दैट मीन्स WB क्या है 12.4, और MB कितना है इसका 62, ठीक है। एंड WA कितना है आपके पास है 100 ग्राम। देखो लिखा हुआ है यहाँ पर, ये ग्राम में है तो आप ग्राम ग्राम लिखते रहना। ये ग्राम पर ये ग्राम मोल इनवर्स में होता है, ये मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। एंड और क्या दिया हुआ है यहाँ पर, देखो KF की वैल्यू है 12.86, ठीक है। आप क्या करोगे, सबसे पहले डेल्टा TF इज इक्वल टू क्या होता है, KF इंटू मोलैलिटी होता है ना, और मोलैलिटी की आपको पता ही है। तो मोलैलिटी में यहाँ पर अलग से निकाल रही हूँ, क्यों, क्योंकि ये जो मोलैलिटी की टर्म है ना, वो देखो ये KB की वैल्यू दी है, तो बॉइलिंग पॉइंट निकालने में भी चाहिए, तो इसलिए पहले हम मोलैलिटी कैलकुलेट कर लेते हैं। मोलैलिटी इज इक्वल टू क्या होता है, WB इंटू 1000 डिवाइडेड बाय WA इंटू MB, यही होता है ना। तो मोलैलिटी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखो WB की वैल्यू कितनी है 12.4 और इंटू 1000 कर दो, डिवाइडेड बाय WA है 100 इंटू 62। तो ये 20 से 20 कैंसिल ही होनी है, पॉइंट हटाओगे नीचे 10 0 आएगा तो कैंसिल हो जाएगी ये, ठीक है। 124 को 62 से डिवाइड करना है, तो देखो अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा, 124 ही तो आएगा। दैट मीन्स मोलैलिटी क्या आ गई, 124 डिवाइडेड बाय 62 इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो इसीलिए मैंने मोलैलिटी पहले निकाली ताकि कैलकुलेशन इजी हो जाए। अब क्या करना है, डेल्टा TF निकालना है आपको। तो KF की वैल्यू कितनी है, KF 1.86, उसको क्या करना है 2 से मल्टीप्लाई करना है, डेल्टा TF आ जाएगा, ठीक है। अब यार 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, देखो 2 इंटू 6 12 और 2.72 आ गया ये। अब ये डेल्टा TF आ गया है, हमें किसका निकालना है, डेल्टा TF क्या होता है, डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। हमसे डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट थोड़ी ना निकालना पूछा है,
हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्यूशन दैट मीन्स हमें कैलकुलेट करना है, टीएफ कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो टीएफ नॉट पता होना चाहिए, और टीएफ नॉट हम किसका देखेंगे, वाटर का। देखो वाटर ही तो दिया हुआ है यहाँ पर हमारा सॉल्वेंट। तो जो वाटर है उसका प्योर वाटर की अगर हम बात करें तो उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो कितना होता है, वो होता है टीएफ, ये हमने ये चीज निकाली है, टीएफ नॉट इज इक्वल टू फॉर वाटर, प्योर वाटर के लिए 273.15 केल्विन होता है, ठीक है। तो देखो आपको टीएफ नॉट निकालना है, सॉरी टीएफ निकालना है, टीएफ नॉट आपको पता है और डेल्टा टीएफ पता है, तो आप निकाल सकते हो ना। कैसे, क्योंकि हमें पता है डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू क्या होता है, टीएफ माइनस टीएफ नॉट, है ना, सॉरी टीएफ नॉट माइनस टीएफ, क्लियर है। तो देखो आपके पास ये वैल्यू है, ये वैल्यू है, ये निकालनी है तो निकाल सकते हो ना। तो टीएफ इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, आप क्या करोगे 273.15 को माइनस कर दो 2.72, तो आपका टीएफ आ जाएगा। जब आप माइनस करोगे तब एक बार आप चेक भी कर लेना बच्चों कि यहाँ पर ये सही है या नहीं है, सॉरी यहाँ पर कितना आएगा 3, है ना, यहाँ पर भी 3। अब इसका कैलकुलेशन करोगे तो कितना आएगा, माइनस करोगे तब 269.43, ठीक है, ये इसका आंसर आ जाएगा। अगर नहीं दिख रहा है तो मैं ऊपर लिख देती हूँ, हमारा जो टीएफ है वो कितना है 269.43 केल्विन, ठीक है। अब तो दिख रहा होगा आपको। तो ये हो गया फर्स्ट पार्ट। सेकेंड इसका पार्ट आपको देखना है। सेकेंड मतलब देखो केवी की वैल्यू दी है और यहाँ समर की बात की हुई, तो हमें इसका बॉइलिंग पॉइंट भी तो निकालना पड़ेगा। तो ये हो गया सिंपल सा। अब देखो इसमें आपने क्या किया था, मोलेलिटी को मल्टीप्लाई किया था, ऐसे उसमें करना है, केवी की जो वैल्यू दी है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो डेल्टा टी बी आ जाएगा। तो देखो सेकेंड पोर्शन हम कैसे निकालेंगे, सेकेंड पोर्शन हम निकालेंगे डेल्टा टी बी इज इक्वल टू क्या होता है, केवी इंटू मोलेलिटी। तो डेल्टा टीबी हमें निकालना है, केबी की वैल्यू है 0.512, देखो क्वेश्चन में ये रही, ठीक है। मल्टीप्लाई कर दो मोलेलिटी से, मोलेलिटी हमने निकाला था यहाँ पर 2, मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, देखो डेल्टा टीबी, डेल्टा टीबी क्या है आपको पता है, एलिवेशन बॉइलिंग टेम्परेचर है या पॉइंट है, ठीक है। आप देखो यहाँ पर 2, 2, 4, 2, 10 है ना, 1.024, ठीक है, आ गया, ये आपका आ गया टेम्परेचर। अब देखो यहाँ पर आपको क्या करना है, टीबी निकालना है, सॉल्यूशन का निकालना है ना, हमें तो सॉल्यूशन का देखना है। देखो जैसे हमने टी एफ निकाला था वैसे ही हमें टीबी निकालना है। अब हमें पता है कि जो डेल्टा टीबी होता है वो क्या होता है, टीबी माइनस टीबी नॉट। तो अब बच्चों यहाँ पर देखो टीबी नॉट क्या है, प्योर सॉल्वेंट, दैट मीन्स प्योर वाटर, और प्योर वाटर का बॉइलिंग टेम्परेचर कितना होता है 373.15 केल्विन। ध्यान रखना आपको, जो टीबी नॉट होता है वो कितना होता है 373.15 केल्विन, तो ये तो आपको याद रखना पड़ेगा। टीबी नॉट हमें पता है, डेल्टा टीबी पता है, टीबी निकालना है तो निकाल सकते हो, तो कितना आएगा 373.15 में आप प्लस कर दो 1.024 को, आपका टीबी आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो अभी आप प्लस करके देखने वाले हो जल्दी से, तो देखो ये चेक करते रहना बच्चों, क्योंकि ये मिस्टेक नहीं होना चाहिए। 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, ठीक है, ये सही है। तो इसको प्लस करोगे तो कितना आएगा, देखो यहाँ पर कर लेते हैं 373.15 एंड 1.024, तो यहाँ 4 आना है, यहाँ 7 आना है, 1 आना है, 4 7 3, ठीक है। तो हमारा ये वाला कैलकुलेशन में यहाँ लिख दूँ 374.174। अब देखो रूम टेम्परेचर आपको पता है कितना होता है, अगर डिग्री सेल्सियस की बात करें तो 25 डिग्री सेल्सियस होता है, और अगर केल्विन में बात करें तो कितना होता है 298 केल्विन होता है। तो देखो रूम टेम्परेचर से भी ज्यादा टेम्परेचर इसका आ रहा है, इसका मतलब हम इसको समर के अंदर यूज कर सकते हैं, क्लियर है। तो ये न्यूमेरिकल हो गया है कंप्लीट। आई होप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। 2 वैल्यूज दी हुई थी, इसका मतलब हमें 2 चीजें निकालनी थी। सॉल्यूशन का पूछा है बच्चों फ्रीजिंग पॉइंट, दैट मीन्स यहाँ पर
TF निकालना था, और TF निकालना है तो इधर TB भी निकालना है, ठीक है। उसके लिए आपको ये वाला फॉर्मूला ध्यान रखना है जो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, सेम एज इट इज फ्रीजिंग पॉइंट वाला ये वाला लिखा हुआ है, तो ये ध्यान रखना है, क्योंकि ये डेल्टा TF इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन नहीं है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन TF है, ठीक है। ये क्या है हमारा डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट है, तो ये ध्यान रखना है। कहीं सोचो इसमें डेल्टा TF निकालना है, यहीं तक निकाल के बैठ जाओ, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो पूरा देखना है आपको, क्लियर है। तो ये क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बच्चे है वो NCERT से लिया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन देखना है आपको कि 2 एलिमेंट है A एंड B और वो मिलकर एक मॉलिक्यूलर फार्मूला बना रहे हैं AB2 एंड AB4, दो टाइप का फार्मूला बन रहा है, ठीक है। और इसको हम डिसॉल्व कर रहे हैं किसमें 20 ग्राम ऑफ बेंजीन, मतलब सॉल्वेंट हमारा क्या है बेंजीन है, और जिसका मास दिया हुआ है 22 ग्राम। तो हम साथ साथ लिखते चलते हैं कि क्या क्या दिया हुआ है, ठीक है। दैट मीन्स जो W है वो हमारा क्या है 20 ग्राम है। अब देखो क्या किया, 1 ग्राम ऑफ AB2 हमने डाला किसके अंदर 20 ग्राम के अंदर, दैट मीन्स हमारा जो WB है वो क्या है 1 ग्राम है, क्लियर। अब इसको जैसे ही डालेंगे तो क्या होगा, लोअर द फ्रीजिंग पॉइंट, मतलब फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो गया लोअर, दैट मीन्स डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट दिया हुआ है, दैट मीन्स डेल्टा TF दिया हुआ है। डेल्टा TF कितना दिया हुआ है 2.3 केल्विन, ठीक है। अच्छा अब देखो हमने क्या किया, ये किसके लिए था, ये पूरा का पूरा मटेरियल था आपके पास AB2 के लिए, यानी कि अगर हम बात करें AB2 की तो उसके लिए था। तो हमें सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, मॉलिक्यूलर मास निकालना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि मॉलिक्यूलर मास निकालोगे तभी तो एटॉमिक मास निकालोगे, क्योंकि क्वेश्चन में एटॉमिक मास दिया हुआ है बच्चों A और B का, मॉलिक्यूलर मास नहीं पूछा है, ठीक है। तो एटॉमिक मास निकालने के लिए पहले मॉलिक्यूलर मास निकालना है, तो पहले AB2 का मटेरियल देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम AB4 के लिए चलेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पर ये चीजें आ गई, लेकिन क्या KF की वैल्यू दी हुई है, हाँ दी हुई है, नीचे देखो मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, ठीक है बेंजीन के लिए, दैट मींस KF की वैल्यू है कितनी है 5.1 K है, ठीक है। और यहाँ पर 1.0 ग्राम ऑफ AB4, मतलब ये जो WB है ना, चाहे AB2 हो चाहे AB आपके पास 4 है, दोनों में WB क्या आ रहा है सेम आ रहा है, ठीक है। अब देखो लेकिन बस इतना सा चेंज है, यहाँ पर इस वैल्यू में चेंज मिल जाएगा। पहले हम AB2 के लिए निकाल लेते हैं, क्या डेल्टा TF इज इक्वल टू क्या होता है KF इंटू WB डिवाइडेड बाय MB इंटू WA, ठीक है। ये होता है हमें निकालना क्या है MB निकालना है, तो हम क्या करेंगे देखो KF की वैल्यू क्या है, डायरेक्ट वैल्यूज पुट करते चलते हैं, 5.1 इंटू WB कितना है 1 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय MB हमें निकाली, तो हमें नीचे डेल्टा TF नीचे लेना है, डेल्टा TF कितना है 2.3 है एंड WA कितना है 20 है। तो हमें इसको सॉल्व करना है, आप पॉइंट हटाओगे 0 लगाओगे, ये आपको पता है 0 0 कट होगी, तो आंसर इसका जो आएगा वो कितना आएगा 110.87 ग्राम, ठीक है। ये आंसर आ गया। अब आपको क्या करना है, ये मॉलिक्यूलर मास है ना कि एटॉमिक मास, एटॉमिक मास हमें निकालना है। एटॉमिक मास अभी हम निकालेंगे, पहले ये मॉलिक्यूलर मास निकाल लो। ये किसके लिए निकाला AB2 के लिए, अब हमें किसके लिए निकालना है AB4 के लिए निकालना है। तो AB4 के लिए देखो, AB4 के लिए वैल्यू पता होनी चाहिए, KF सेम है बट जो डेल्टा TF है वो कितना है ये देखना है। देखो यहाँ लिखा हुआ है वेयर एज 1.0 ग्राम ऑफ AB4, 1 ग्राम ही है, दैट मीन्स W भी तो सेम ही रहेगा, लोअर इट्स बाय 1.3 केल्विन, इसका मतलब जो इसका फ्रीजिंग डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट है वो कितना आया है 1.3 केल्विन, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर जो 2.3 था ना इसकी जगह 1.3 करके और कैलकुलेशन करनी, बाकी सेम है। तो हम लिख सकते हैं 5.1 इंटू 1 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 1.3 इंटू 20, ठीक है। तो AB4 के लिए जो मॉलिक्यूलर मास है MB, हम MB कैलकुलेट कर रहे हैं, तो वो कितना आ जाएगा 196.15, ठीक है। अब हमारे पास दो मास आ गए, ये भी आ गया और ये भी आ गया, क्लियर है। अब देखो अगर हम AB2 की बात करें तो नंबर ऑफ एटम्स A और उसका मास तो हमें तो पता ही नहीं है, उसको हमने सपोज A मान लिया, प्लस और B को हमने क्या मान लिया B, बट देखो B कितने हैं 2 है, A नंबर ऑफ एटम 1 है लेकिन इसका मास नहीं पता तो हमने A मान लिया,
बी का मास भी नहीं पता तो हमने स्मॉल बी मान लिया, लेकिन नंबर ऑफ एटम बी कितने हैं यहाँ पर 2, तो मल्टीप्लाई करते हैं ना आगे 2 से। जैसे O2 है तो ऑक्सीजन का मास 16 होता है, लेकिन एक ऑक्सीजन ये है कितने 2, तो हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, सेम एज इट इज वही कंडीशन है। इज इक्वल टू इनका पूरे का मॉलिक्यूलर मास निकाला कितना था 110.87, ये हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन गई। ठीक है, ऐसे ही AB4 के लिए अगर हम देखें तो क्या आएगा A प्लस 4B, समझ आ रहा है ना, 4 है B तो B का मास B, क्योंकि एटॉमिक मास तो हमें निकालना है, तो XY मान लो AB मान लो, जो भी आपका मन करे, और इसका टोटल इसका पूरे का मॉलिक्यूलर मास कितना है, दिस वन 196.15, ये क्या इक्वेशन नंबर सेकंड है। अगर हम इसको सब्सट्रैक्ट करें, इक्वेशन बन गई ना, मैथ्स वाले बच्चों को अच्छे से पता है, फिजिक्स में भी देखते हो आप, तो देखो यहाँ पर आपको माइनस करना है, तो इसकी माइनस की टर्म लगा दो, ठीक है, ये भी माइनस की लगा दो और ये भी माइनस की लगा दो, तो ये प्लस माइनस कैंसिल आउट हो गया। अब देखो यहाँ पर माइनस की टर्म ज्यादा है तो यहाँ पर क्या आएगा -2b, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर इसको सॉल्व करोगे 110.87 में से माइनस करना है 196, बड़ी वैल्यू माइनस करोगे तो माइनस की ही आएगी, वो कितनी आएगी 85.28, ठीक है, ये आ गई। माइनस माइनस कैंसिल आउट होना ही है, जब कैंसिल आउट होगा तो b की वैल्यू मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा b इज इक्वल टू 85.28 डिवाइड कर देना 2 से, आंसर कितना आएगा आप सभी को पता है, देखो 4 फिर देन आपके 7 सॉरी 2 आएगा ना, 7 क्यों आएगा 2, तो इसका आंसर कितना आएगा 42.64, ठीक है, आ गया 1 यहाँ पर गया, 12 आया 64, ठीक है। तो हमारे पास B का एटॉमिक मास आ गया, आंसर निकालना था हमें इसके लिए एटॉमिक मास, दैट मीन्स B का एटॉमिक मास हमारे पास आ चुका है, ठीक है। B हमने यही तो लिया था, दिस वन इज एटॉमिक मास, स्मॉल b से डिनोट किया था, एक आंसर आ गया। दूसरा निकालना है, दूसरा कैसे निकालोगे, इसको आप इक्वेशन फर्स्ट के अंदर इस वैल्यू को पुट कर दो, तो कितना आएगा देखो, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट में हमने क्या कर दिया है, पुट कर दिया है, तो क्या आएगा देखो a प्लस 2 इंटू 42.64 इज इक्वल टू 110.87, ठीक है। तो क्या आएगा इसका आंसर, देखो ये प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस में आ जाएगा, तो a इज इक्वल टू 110.87 माइनस कर दो। अब देखो इसको मल्टीप्लाई भी कर लेना, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4 and 5, 2 4 जा 8, दिस वन, ठीक है। जब आप माइनस करोगे तो a की वैल्यू कितनी आएगी, इतना तो आप माइनस कर सकते हो, आंसर निकाल सकते हो ना, तो ये वैल्यू आप कैलकुलेट करोगे, ठीक है, मैं तो लिख दूंगी, मेरा तो क्या है, बट आप तो सॉल्व करो कम से कम। तो ये था क्वेश्चन, बहुत ही इजी था बच्चों, ज्यादा टफ नहीं था, लेकिन बच्चे ये कहते हैं हमें तो समझ ही नहीं आता क्या करना है क्या नहीं, डायरेक्ट वैल्यूज दी हुई है, पुट करो, बस ये समझो पूछा क्या है, यहाँ पर एटॉमिक मास पूछा है, मॉलिक्यूलर मास नहीं पूछा। काफी बच्चे ऐसे होते हैं सिर्फ यहाँ तक निकाल के और यहाँ तक निकाल के छोड़ देते हैं कि हम तो करके आए हैं, हमारे तो फुल मार्क्स आएंगे, नहीं, ये कंप्लीट नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पर एटॉमिक मास दिया हुआ है ए और बी का, मॉलिक्यूलर मास नहीं है, ठीक है। तो आई होप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, मैंने न्यूमेरिकल्स भी करा दिया है, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम मिलते हैं इसी के साथ, टेक केयर।